यह किस्सा है ईरान के शहर मशहद का, जहां पर एक बहुत बड़ा शेख रहा करता था जो खलीफा का बहुत करीबी ओहदेदार था। उसकी खानकाह के अर्द गिर्द बहुत सारे खेत थे जहां खूब फसलें होती थीं। वह सारा दिन अपने स्वास्थ्य में बैठा टैक्स वसूल किया करता था। सच पूछो तो उसे आज तक कोई परेशानी छूकर भी न गुजरी थी। वह इस कदर काहिल था कि अपना मुंह भी उस वक्त खोलता जब उसे कोई चीज खानी होती। यूं लगता था कि वह बहुत आलिम फाजिल है, और यह बात सही भी थी। शेख कासिम कमोबेश अपना सारा वक्त खाने, पीने और सोने में सरफ करता था। इसी वजह से वह दिन ब दिन मोटा और काहिल होता जा रहा था। एक दिन एक गैर मामूली वाकया पेश आया जिसने शेख की मुतमईन जिंदगी में हलचल मचा दी। वह यह कि खलीफा को अचानक शेख का ख्याल आया। खलीफा जब महल में फारिग बैठा होता तो वक्त गुजारी के तरीके ढूंढता रहता। एक दिन न जाने उसे क्या सूझी कि उसने अपने आदमी को हुक्म दिया कि वे शेख को महल में बुला लाए। जब शेख सामने आया तो खलीफा ने उसे मुखातिब किया, आइए शेख, चूंकि आप बहुत काबिल आदमी हैं और आपको फुर्सत भी मयस्सर है, इसलिए मैंने आपको कुछ सवालों के जवाब देने के लिए यहां बुलाया है। आली जा, अगर आप अपनी बेमिसाल दहानत के बावजूद इन सवालों का जवाब नहीं दे सकते तो मुझे खतरा है कि मैं भी आपकी कोई मदद न कर सकूंगा। यह सुनकर शेख ने लरजती हुई आवाज में जवाब दिया। उसके लिए यह ख्याल ही बहुत परेशान कन था कि खलीफा की तलब का मकसद उसे कोई अच्छा ओहदा या तरक्की देना नहीं। सुनो शेख, खलीफा ने कहा, तुम्हें इस कदर इनकसारी से काम नहीं लेना चाहिए। हर कोई कहता है कि तुम इतने ज़हीन और दानिशमंद हो कि दुनिया में कोई तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता। अब वक्त आ गया है कि अपनी अकल को काम में लाओ और ये 3 मुश्किल सवालात हल कर दो। खलीफा ने कुछ देर सांस लिया और फिर कहने लगा, सवाल नंबर 1, समुंदर कितना गहरा है? सवाल नंबर 2, मुझे घोड़े पर सवार होकर दुनिया का चक्कर लगाने में कितना अरसा लगेगा? और सवाल नंबर 3, जमीन और आसमान का दरमियानी फासला कितना है? खलीफा के सवालात सुनकर शेख इतना परेशान हुआ कि उसके माथे से पसीना टपकने लगा। वो इन सवालात का जवाब कैसे देता? वाकई उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वो हिचकिचाते हुए बोला, मुझे अगर आली जाहा मुनासिब समझें तो कुछ गौर व फिक्र के लिए मोहलत इनायत फरमाएं। खलीफा ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें 2 हफ्ते की मोहलत देता हूं। 2 हफ्तों के बाद तुम बिल्कुल दुरुस्त जवाबात तलाश करके मेरी खिदमत में पेश हो जाना। इस सिलसिले में शक व शुबह की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तुम मेरे सबसे बड़े आलिम हो। बसूरती दीगर तुम्हें अपना बोरिया बिस्तर समेटकर खानकाह से जाना पड़ेगा। तुम्हें सिर्फ एक छोटे से गधे पर उसकी दुम की जानिब मुंह करके बैठने की इजाजत होगी, और यूं ही तुम्हें पूरे मुल्क में घूमना होगा ताकि लोगों को उन अफराद का हश्र मालूम हो सके जो खुद को आलिम फाजिल जाहिर करने की कोशिश करते हैं। जब शेख महल से रुखसत हुआ तो न सिर्फ बहुत दिल शिकस्ता था बल्कि खौफजदा और घबराया हुआ भी था। उसे खुद भी इल्म ना हुआ कि वो वापस किस तरह खानकाह में पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि मेज पर लजीज खाना पका हुआ मौजूद था, लेकिन उसने एक निवाला तक न खाया और सीधा अपनी ख्वाबगाह में चला गया। बिस्तर पर लेटकर वो यूं रोता रहा जैसे अभी अपने खालिक से जा मिलने वाला हो। वो रात भर करवटें बदलता रहा और उसकी पलक एक लम्हे के लिए भी न झपकी। उसका उलझा हुआ जहन खलीफा के बताए हुए सवालात के हल का कोई तरीका न ढूंढ सका। अगले चंद दिनों में दुनिया भर में कोई शख्स ऐसा परेशान न रहा होगा जितना कि वो शेख था। वो चिड़चिड़ा हो गया, उसकी भूख मर गई और गाल भी पिचक कर अंदर को ढंस गए। वो निहायत कमजोर हो चुका था। उसने सवालात के जवाबात तलाश करने की कोशिश में 12 अपना दिमाग लड़ाया। आखिरकार उसने अपने चाहने वालों से मदद मांगी कि शायद वो कोई हल तलाश कर सकें। बदकिस्मती से वो सिवाय मनमनाने के और कुछ न कर सके। उनका कहना था कि राहिब की हैसियत से वो सिर्फ अपने मजहब की तालीमात से वाकिफ है। उनके लिए बाहर जाकर फितरत के राजों का मुताला करना मुमकिन नहीं। मायूसी के आलम में शेख के पास उस दिन का इंतजार करने के सिवा कोई चारा न रहा।
जब उसे खलीफा के सामने हाजिर होकर यह सुनना पड़े कि तुम एक बेवकूफ शख्स हो। दिन गुजरते रहे और शेख कमजोर होता चला गया। अब वो ऐसे काम कर सकता था जो वो पहले करने के काबिल न था, मसलन चलना फिरना और हवाखोरी के लिए निकलना। अब वह ऐसी सुनसान जगहों पर जाकर छुप सकता था जहां उसे कोई न देख सके। आखिर मुकर्रर वक्त आ गया और उसकी तमाम तदाबीर बेकार साबित हुई। खलीफा से मुलाकात के दिन से एक शाम पहले वह टहलता हुआ एक सुनसान जगह निकल गया। माथे पर परेशानी की शिकने लिए वह नीचे देखता हुआ चल रहा था कि किसी से टकराते टकराते बचा। वह एक मेहनती चक्की बाण था जो काश्त का मौसम खत्म होने के बाद गंधुम पीसने खानकाह में आया करता था। जब चक्की बाण ने देखा कि उसके सामने शेख खड़ा है तो वह जल्दी से उसके लिए रास्ता छोड़कर हटने लगा। लेकिन फिर उसने सोचा कि अगर उसने अपने आका की मिजाज पुरसी नहीं की तो वह नाराज हो जाएगा। लिहाजा वह कहने लगा, आका, क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप इतने परेशान क्यों हैं? लगता है आप पर किसी का साया आ गया है। शेख ने ठंडी आह भरकर कहा, तुम सही कहते हो। शायद तुम्हारी मुझसे ये आखिरी मुलाकात हो। कल मुझे खलीफा के 3 सवालात का जवाब देने महल जाना है। और फिर उसने सारी बात बड़ी बेतकल्लुफी से चक्की बाण को बता दी। हालांकि आम हालात में शायद वह उसके सलाम का सीधे मुंह जवाब तक न देता। चक्की बाण ने आहिस्ता से अपना सर थपथपाते हुए और इस मामले पर कुछ सोच विचार करने के बाद अपने आका की तरफ देखा। किस कदर अफसोसनाक मंजर था। शेख दिन में 3 बार आमतौर पर डटकर खाना खाया करता और उसके पास सोच विचार करने के सिवा सिर्फ यही काम था कि वह अपने मजदूरों से कम मुआवजे पर किस तरह ज्यादा से ज्यादा काम करवाए। वह किसानों और मजदूरों को हमेशा अहमक समझता था और यह किस कदर गैर मुतवक्के बात थी कि अब वह खुद परेशानी से दो चार था। यकीनन यह बात चक्की बाण के लिए खुशी का बाइस थी। उसके दिल में आका का खौफ कम होने लगा। क्या देख रहे हो? चक्की बाण को अपनी तरफ देखता पाकर शेख ने बुलंद आवाज में पूछा, क्या तुम मुझे नहीं जानते? मैं आपको अच्छी तरह जानता हूं आका, चक्की बाण ने जवाब दिया। लेकिन मुझे हैरत हो रही है कि आप जैसा काबिल शख्स इन आसान से सवालात का जवाब नहीं दे सकता। शेख ने हैरत से पूछा, तो गोया तुम जवाब दे सकते हो? चक्की बाण ने जवाब में कहा, हम मजदूर दिन भर 2 वक्ती रोटी के लिए परेशान रहते हैं। अगर तेज फहमी का माजहरा न करें तो फिर हमें अगले जहान में खुदा से मिलने के लिए तैयार रहना चाहिए। शेख ने उसकी बात काटते हुए कहा, नहीं, तुम खुदा के हुजूर पेश नहीं हो सकते क्योंकि तुम्हारा कोई मजहब नहीं। चक्की बाण बोला, चलिए तो फिर मेरा शैतान ही से आमना सामना होगा। बहरहाल अभी तो मैं जी रहा हूं। अगर शैतान ने मुझे पकड़ लिया होता तो मैं आपके लिए आटा कैसे पीसता? मालिक, यह कहते ही चक्की बाण पलटा और वहां से चल दिया। शेख ने कभी सोचा भी न था कि यह शख्स इतना ज़हीन है और इस कदर तुंदो तेज लहजे में जवाब देगा। अब उसके पास चक्की बाण से मदद तलब करने के सिवा कोई चारा न था। चुनांचे वो उसके पीछे पुकारते हुए लपका, ठहरो ठहरो, मुझे कुछ कहना है। चक्की बाण ने रुकने से पहले सर घुमाकर पूछा, क्या बात है? शेख कहने लगा, अगर तुमने मेरे 3 सवालात के सही जवाबात बता दिए तो मैं तुम्हें बड़ा इनाम दूंगा। कम अज कम मैं तुमसे आइंदा आटा पीसने के लिए कभी नहीं कहूंगा। चक्की बाण ने दिल में सोचा, यह शख्स परेशान होने के बावजूद अपनी ताकत और घमंड का माजहरा कर रहा है। उसके इनाम की किसे परवाह है? लेकिन यह हम सबको अहमक समझता है और हुक्म चलाता फिरता है। इसलिए मैं इस मौका से फायदा उठाते हुए यह जता सकता हूं कि हम मजदूर अहमक नहीं होते। चक्की बाण ने कहा, मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए, लेकिन मैं सवालात के जवाबात हल करने की कोशिश जरूर करूंगा क्योंकि आप उनका जवाब नहीं दे सकते। शेख ने पूछा, वाकई? क्या तुम ऐसा कर सकते हो? लेकिन शेख का चेहरा बता रहा था कि उसे ज्यादा उम्मीद नहीं थी। चक्की बाण ने जवाब में कहा, क्या आपके ख्याल में मैं सच नहीं बोल रहा? मैंने जिंदगी भर कभी झूठ नहीं बोला मालिक। मैं कभी मदरसे नहीं गया और मुझे मालूम नहीं कि पढ़ाई किसे कहते हैं, लेकिन मैं शायद अपने तजुर्बे के जरिए उन सवालात के जवाब दे सकूं जो आपको किताबों में नहीं मिल सके।
तो तुम जानते हो गोया कि उन सवालों का जवाब क्या है? डबल एस्ट्रिस्क। चक्की बाण ने सर हिला दिया। जी हां, लेकिन अब आपको मेरा हुक्म मानना होगा, चक्की बाण ने कहा। इसके बगैर यह मसला हल नहीं हो सकता। शेख की परेशानी की रगें उभर आईं। वो नाराजगी से बोला, तुम्हारा हुक्म मानूं, लेकिन यूं तो तुम मेरे आका बन जाओगे। क्या मैं तकदीर को बदल डालूं? नहीं नहीं। लेकिन जब उसे अगले दिन का ख्याल आया तो उसका रंग उड़ गया। अगला दिन उसके लिए कयामत के दिन की तरह था। कल उसे गधे पर सवार करके गलियों में सवारी करना होगी। तब तकदीर बदल जाएगी। लोग उस पर हंसेंगे और उसका सर हमेशा के लिए झुक जाएगा। तकदीर तो शायद नहीं बदल सकती, लेकिन वो तो बदल सकता है। बड़े शेख ने बेचारेपन के आलम में कहा, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी बात, तुम्हारा हुक्म मानूंगा, लेकिन सिर्फ एक ही मर्तबा। चक्की बाण ने कहा, ठीक है, सिर्फ एक मर्तबा। कल आप घर पर रहें और मैं खलीफा से मिलने जाऊंगा। मेरी जगह तुम्हें जाना है। फिर अपनी तमाम तर परेशानियों के बावजूद वो खुद को पुरसुकून महसूस करने लगा। चक्की बाण ने कहा, क्यों नहीं मुझे अपना चोगा और टोपी दे दें। खलीफा से मुलाकात के लिए मैं ये चीजें पहन जाऊंगा। बस देखते जाइए, हो सकता है मैं आपका मसला हल कर दूं। चक्की बाण का लहजा इतना पुरएतमाद था। शेख, जो यूं तो तबाही के किनारे पर खड़ा था, उस पर भरोसा किए बगैर न रह सका। अगले रोज चक्की बाण ने अपनी दाढ़ी मुंह दी और अपने मालिक का चोगा और टोपी पहनकर शेखा का रूप धर लिया। चेहरा छुपाने के लिए उसने टोपी नीचे झुकाई और महल में पहुंच गया। खलीफा ने उसे देखा तो फौरन बोला, तुम सही वक्त पर पहुंचे हो। खलीफा, जो बड़े वकार के साथ तख्त पर बैठा था, उसके इर्द गिर्द शहजादे, नवाब और वजीराज विराजमान थे। देखो, यहां कितने अहम लोग तुम्हारी गैर मामूली झांत की दाद देने के लिए जमा हैं। तो आओ, हम पहले सवाल से शुरू करते हैं। खलीफा ने कहा, यह बताओ कि समुंदर कितना गहरा है? चक्की बाण ने अपने मालिक की आवाज की नकल उतारते हुए कहा, यह तो बहुत आसान सवाल है। समुंदर की गहराई उस पत्थर से मालूम की जा सकती है जो उसमें फेंका जाए। खलीफा ने कहा, हां हां, तुम्हारा जवाब सही है। और यह सोचकर उसकी मुस्कुराहट गहरी हो गई कि पानी में फेंका जाने वाला पत्थर उसी वक्त रुकता है जब समुंदर की तह तक पहुंच जाए। अब खलीफा ने कहा, बराए मेहरबानी दूसरे सवाल का जवाब दो। घोड़े पर सवार होकर दुनिया का चक्कर लगाने में मुझे कितना वक्त लगेगा? चक्की बाण ने कहा, इसका इन्हिसार आपके घोड़े की रफ्तार पर है। अगर आली जाह तुल्लुए आफताब के वक्त सफर करें और घोड़ा जमीन की रफ्तार से दौड़े तो दुनिया का सफर करने के लिए आपको 24 घंटे दरकार होंगे। खलीफा ने कहा, बहुत खूब, मेरे ख्याल में तुम्हारा जवाब सही है, क्योंकि मैं इससे बेहतर जवाब नहीं ढूंढ सकता। तो अब आखिरी सवाल, आसमान और जमीन का दरमियानी फासला कितना है? खलीफा ने बड़े तजस्सुस से सवाल किया। चक्की बाण ने सर झुकाते हुए जवाब दिया, आसमान और जमीन का दरमियानी फासला 40,000 10 मील 22 गज 1 फुट और 7 इंच है। खलीफा खुशी से पुकार उठा, शानदार, तुमने यह हिसाब कैसे लगा लिया? चक्की बाण ने बड़ी अकीदत से कहा, आली जाह, क्या आप खुद पैमाइश करना चाहते हैं? अगर आपके नतीजे मेरी बात के बरक्स निकलें तो बेशक मेरी गर्दन अपनी तलवार से उड़ा दीजिएगा। खलीफा की हंसी छूट गई और वह मुस्कुराकर बोला, तुमने अपनी तरबियत बहुत अच्छी तरह की है और तुम्हारा इल्म मेरी उम्मीद से ज्यादा वसीहा है। फिर कुछ देर खामोश रहकर खलीफा ने संभलते हुए कहा, मुझे यकीन है कि तुम अपनी झानियत की बदौलत यह अंदाजा लगा सकते हो कि मैं इस वक्त क्या सोच रहा हूं। ईमानदारी से बताओ, मैं इस वक्त क्या सोच रहा हूं, और फिर जो कुछ तुम मांगते हो मैं तुम्हें दूंगा। चक्की बाण ने कहा, जी, मुझे अच्छी तरह मालूम है कि आप क्या सोच रहे हैं, लेकिन जहां तक हकीकत है मैं सच्ची बात नहीं बता सकता। खलीफा ने नाराज होते हुए पूछा, क्यों भाई? वहां बैठे हुए शहजादे, नवाब और वजीर भी परेशान हो गए, क्योंकि वो ये समझे कि चक्की बाण कहना चाह रहा है कि खलीफा बड़ा बेईमान है। चक्की बाण, अगर आपका इंसार है तो मैं आपको सच्ची बात बता देता हूं। मैं आपके हुक्म की तामील करता हूं। चक्की बाण ने कहा, आली जाह,
ये सोच रहे हैं कि शेख वाकई आलिम व फाजिल है जो हर तरह के सवालों का जवाब दे सकता है। लेकिन आलिजा, आप गलती पर हैं। मैं शेख नहीं हूं, बल्कि इनकी खानकाह का एक मामूली सा चकी बाण हूं। यह कहते ही चकी बाण ने अपनी टोपी सर से खींच ली और चोरगा उतार दिया। फिर उसने अपना सर नीचे झुका लिया ताकि खलीफा उसके बिन बलाए चले आने और गुफ्तगू करने पर उसे माफ कर सके। हैरत के मारे खलीफा देर तक एक भी लफ्ज न कह पाया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना बेहतर होगा, नाराज हो या चकी बाण के मिजाक को सराहा जाए जो इससे पहले कभी किसी ने नहीं किया। वह इस नतीजे पर पहुंचा कि उसे नाराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि चकी बाण ने जो कहा था वह ठीक कहा था। इसीलिए उसकी नाराजगी का कोई जवाज न था। शहजादों, नवाबों और वजीरों को भी इस हकीकत का एतराफ करना पड़ा। तो लगता यूं है कि तुम मेरे शेख हो और प्रोविंस से ज्यादा जहीन हो, खलीफा ने कहा। चुनांचे अब मैं तुम्हारे मोटे मालिक के बजाय तुम्हें अपना सदर आला मुकर्रर करता हूं। अब वह आटा पीसने का काम करेगा। चुनांचे उसी लम्हे खलीफा ने अपने कुछ आदमी भेजकर शेख को महल में हाजिर होने का हुक्म दिया। कुछ देर बाद जब खलीफा के आदमी शेख को लेकर आए तो खलीफा उसे देखकर बहुत ज्यादा अकबगोलाड़ हो गया, क्योंकि शेख ने खलीफा के दिए गए ओहदे का गलत इस्तेमाल किया था। उस दिन शेख को एक गद्दे पर बिठाकर पूरे गांव में घुमाया गया। लोग शेख की ये हालत और अंजाम देखकर उस पर बहुत ज्यादा हंसने लगे और उसके अंजाम से तौबा तौबा करने लगे। खलीफा ने चकी बाव को शेख के बेहतरीन ओहदे पर फाइज कर दिया, क्योंकि खलीफा ने इस बात को साबित किया कि ओहदा हमेशा उन्हीं लोगों के लिए होना चाहिए जो लोग उसके लिए वाकई अहल होते हैं, न कि उन लोगों के लिए जो महज सरकारी माल से अपना पेट पालते हैं, बल्कि अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल करके हुकूमत को भी नुकसान पहुंचाते हैं। इस वाक़े से एक अहम सबक मिलता है कि ओहदों और इख्तियारात का इस्तेमाल हमेशा ईमानदारी और इंसाफ के साथ करना चाहिए। जब किसी शख्स को कोई जिम्मेदारी दी जाए तो उसका मकसद सिर्फ जाती फायदा या सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल करना नहीं होता, बल्कि उसे अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से अदा करना चाहिए, न कि हर लम्हा अपने पेट के बारे में ही सोचना चाहिए। इसके साथ साथ इक्तिदार भी उन लोगों के हाथ में होना चाहिए जिन्हें वाकई इसकी कद्र और अहमियत का पता हो।